हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ये है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम कवर करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट PYQs। ओके, तो अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे वो भी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्या आपने कभी सोचा है वाई इज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कनेक्टेड टू अनदर ऑर्गेनिज्म? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड क्यों है? क्या होगा अगर प्लांट अचानक से अर्थ से गायब हो जाए? वाई शुड वी अवॉइड यूजिंग टू मच प्लास्टिक? हमको प्लास्टिक क्यों नहीं चलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? तो इसका आंसर क्या है? द आंसर to all these questions are hidden in one chapter, that is our environment। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे, विल रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। आपको एकदम दिलो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग में है, लाइक एवरीथिंग, ओके, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग। सो इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। इट इंक्लूड लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, एंड नॉन लिविंग को अबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग में क्या आ गया? एयर, वाटर, सोइल एक्सेट्रा। वेयर एज लिविंग थिंग्स में क्या आ गया? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, राइट, माइक्रोब्स। समझ में आ रहा है? सो ये दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक मिलके क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ पे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? एंड इकोसिस्टम is a functional unit where living organism interact with one another and with the non-living environment। देखो इकोसिस्टम क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, ओशन हो गया, साथ ही साथ एक्वेरियम भी हो गया। ये सारे के सारे इकोसिस्टम में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो जैसे कि मैंने बताया था, बायो कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बायोटिक में। जैसे कि प्लांट हो गया, बर्ड हो गया, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, है ना। सो अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे के सारे किस में आए? नॉन लिविंग कंपोनेंट, दैट इज अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें टेम्परेचर भी आता है, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे हम फूड चेन क्या होता है। सो अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर फूड एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। सो इसमें क्या होता है? एनर्जी पास होता है, साथ ही साथ क्या होता है? फूड पास होता है। लाइक एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है तो वहाँ से फूड लेगा और एनर्जी लेगा, राइट। सो ये कहलाता है फूड चेन, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा सन बाबा हो गए। सन से जो सनलाइट निकलती है वो ग्रास लेती है, जिसके द्वारा वो क्या करती है? ग्रास प्रिपेयर करती है अपना खाना, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो वो क्या बनाएगी? खाना बनाएगी, जिससे प्लांट और आगे ग्रो करेंगे। प्लांट को क्या खाएगा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर। ये चेन बन रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले सन, देन ग्रास होपर। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा? मेंढक, फ्रॉग, राइट। पता है ना, मेंढक किसको खाता है? ग्रास होपर को। और ग्रास होपर को मेंढक जब खा लेगा तो मेंढक को भी तो कोई खाने वाला चाहिए, सो स्नेक खाता है, और स्नेक को जो खाता है वो है ईगल। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। सो इसी को क्या बोलते हैं हम? फूड चेन, ठीक है। एवरी फूड चेन स्टार्ट विथ सन एंड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि जो सन से डायरेक्ट अपना खाना बनाए। सो प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, राइट, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे और साथ ही साथ अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, और जिसको हम खाएंगे, राइट। कोई भी खा सकता है, लाइक डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, राइट, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो यहाँ पे सारे के सारे फूड चेन हमेशा से सन या फिर प्रोड्यूसर, सन एंड प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। याद रखने वाली बात है, याद रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रोड्यूसर। अभी हमने पढ़ा सन एंड प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है फूड चेन। सो प्रोड्यूसर क्या है? देखो प्रोड्यूसर जो है ये अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे पे डिपेंड रहने का ही नहीं। डायरेक्ट सनलाइट लेने का, सनलाइट, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एयर से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर बना दिया क्या? ग्लूकोज। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस यूज करके अपना खाना बनाना, दैट इज नोन एज प्रोड्यूसर, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रासेस एंड ट्रीज। ओके, कंज्यूमर क्या होता है? जो प्रोड्यूसर को खाता है। सिंपली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। कंज्यूमर इसमें हम भी आते हैं, एनिमल्स लोग आते हैं, है ना। प्लांट्स को छोड़ के बाकी सब लाइक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना अपने खाने के लिए। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया? हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ क्या खाता है? प्लांट्स खाता है, प्लांट्स खाता है, नो मीट, ओनली प्लांट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट। सो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। सो जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, बकरी हो गई, सिप हो गया, ये सब क्या खाएंगे? ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाएंगे। सो ये लोग क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है, और टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, दैट इज टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है ना। डिकम्पोजर, जैसे कि नाम बोल रहा है डिकम्पोज करना, राइट, तो किसी भी चीज को छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ना, सड़ा देना, गला देना, दैट इज नोन एज डिकम्पोजर। सो ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस, अगर डिकम्पोजर्स अगर हमारे धरती पे नहीं है तो क्या होगा, सारे के सारे डेड प्लांट्स, डेड एनिमल धरती पे जमा होते जाएंगे और कचरा बनाते जाएंगे, राइट। सो क्या करेंगे, क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, वो आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स को सड़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो सॉइल में मिल जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं, सर न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, राइट। सो डिकम्पोजर्स के कौन कौन है, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, है ना, बैक्टीरिया फंगी ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सोइल, और ये लोग क्या करते हैं, जो सोइल से हम लेके रहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो लिए रहते हैं एनिमल और प्लांट लोग, उसको सड़ा के गला के बैक टू द सोइल दे देते हैं। प्रकृति की एक नियम है, जो हमने लिया होता है उसको वापस करना पड़ेगा, राइट। सो वही वाला रूल चलता है इधर भी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रॉफिक लेबल। ट्रॉफिक लेबल क्या है, देखो जो जो हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, टर्सरी पढ़ रहे हैं, राइट, प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं, तो एक एक लेबल को क्या बोलते हैं हम, ट्रॉफिक लेबल बोलते हैं। ईच फीडिंग लेबल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेबल। फूड चेन में जो जो फीडिंग लेबल थे, राइट, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रॉफिक लेबल। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्यूसर, जो कि खुद खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उसके बाद आएगा इसको खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को कौन खाएगा, टर्सरी, राइट, टर्सरी खाएगा, और टर्सरी को भी खाने वाला आता है, हम फर्दर पढ़ेंगे, चिंता नहीं करते, ठीक है। तो चलो फूड वेब देखते हैं। फूड वेब देखने से पहले आप सोचिए कि अगर ग्रास होपर नहीं रहेगा तो क्या मेंढक मर जाएंगे? अगर ग्रास होपर नहीं हुआ, क्योंकि मेंढक तो ग्रास होपर को खाता है और मेंढक को सांप खाता है, तो अगर ग्रास होपर और मेंढक को हटा दें तो क्या सांप मर जाएंगे, क्या ईगल मर जाएगा? सोचने वाली बात है ना, कि अगर ग्रास होपर हट गया, दुनिया से खत्म हो गया, तो क्या मेंढक मर जाएंगे? तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फूड वेब बोल के एक टर्म आता है, दैट इज मतलब एक एनिमल के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। अगर हमको रोटी पसंद, अगर रोटी दुनिया में नहीं है तो हम चावल खा के तो जिंदा रह सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज अल्टरनेटिव्स, ओके। सो मेंढक के पास सिर्फ ग्रास होपर ही नहीं, और भी ऑप्शंस है खाना खाने के लिए, जिसको हम किस में काउंट करते हैं, फूड वेब में, मकुड़ा का जाला, राइट। और फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है, जहाँ पे फूड चेन्स बहुत सारे नेटवर्क में बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बिकॉज ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन फूड सोर्सेज। देखो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है इकोसिस्टम का, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है फूड सोर्सेज का। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फूड वेब भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा हमारा प्रोड्यूसर, ग्रासेस, हर्ब्स, बेरी, ट्री, और इन सबको खाने के लिए सिर्फ ग्रास होपर ही नहीं होता है, कैटरपिलर भी खाता है, बीटल भी खाता है, ड्रैगन फ्लाई, एंड स्पाइडर, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर को खा सकते हैं, राइट। और प्रोड्यूसर को खाने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। तो प्राइमरी कंज्यूमर ये सारे हो गए, ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये चारों के चारों, पांचों के पांचों और भी है ऑप्शन में, ठीक है ना। सो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सेकेंडरी हो गए, और ये सेकेंडरी को खाने वाले को टर्सरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टर्सरी को खाने वाले को टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता की कोई बात नहीं है। तो दिस इज नोन एज फूड वेब, जब फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिलके एक इंटरकनेक्टेड वेब बनाए, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल। देखो जैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि फार्मर लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें केमिकल डालते हैं, फ्रूट्स वगैरह पकने के लिए केमिकल्स डालते हैं, है ना। सो वहाँ पे जब केमिकल डालेंगे तो प्लांट में थोड़ा सा केमिकल आया सपोज, सो प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रास होपर खा रहा है, तो ग्रास होपर में प्लांट का केमिकल आ रहा है, ठीक है ना। फिर ग्रास होपर को मेंढक खा रहा है, तो मेंढक ग्रास होपर वाला जो केमिकल है वो मेंढक में आएगा, राइट। मेंढक को सांप खाएगा तो सांप में आएगा। ऐसे करते करते जो टॉप लेवल पे, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, जैसे कि सपोज ईगल मान लिया हमने, है ना, तो सबसे ज्यादा केमिकल कंपोजिशन किसमें हुआ, ईगल में होगा। ये पढ़ने वाली बात है, याद रखने वाली बात है बाय हार्ट, ठीक है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है बढ़ता है एज हम जितना ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं उतना ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है, याद रखने वाली बात है, ओके ना। सो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो पेस्टिसाइड्स प्लांट में डाल दिया,
सो प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास होपर, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन करते करते बताया, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा तो उसमें केमिकल बढ़ते जाएगा, स्नेक देन ईगल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ईगल है हमारा, ईगल बाबा को सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मिलेगा, याद रखने वाली बात है। वेयर एज अगर एनर्जी फ्लो की बात करें तो ईगल में सबसे कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ओके, सो अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट होता है। एनर्जी फ्लो की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट टॉप पे होता है उसको सबसे कम मिलता है, अभी बता दिया है ना। तो चलिए ये एनर्जी फ्लो भी देख ही लेते हैं। सो एनर्जी फ्लो, एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से टर्सरी, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी, ये सब करते करते, लेकिन ये बैक टू द सन नहीं जाता है, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। सो देखो सन का एनर्जी किस में गया? प्रोड्यूसर में गया, सनलाइट, और सनलाइट से प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, राइट, उसके बाद आता है टॉप कार्निवोरस दैट इज ईगल। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी सबसे कम होगा। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, याद रखने वाली बात है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो एनर्जी फ्लो ऑलवेज इज यूनिडायरेक्शनल, याद रखना है, ओके ना। चलो देखते हैं ओजोन लेयर। ओजोन यानी कि देखो ओजोन क्या होता है, एक ब्लैंकेट होता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है अर्थ सरफेस का, राइट। सो द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर पता है ना, एटमॉस्फेयर में होता है। सो वहाँ पे एक लेयर है, एक पतला सा लेयर है गैसेस का, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। ये क्या करता है, ये हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट इज यूवी रेज को अर्थ पे आने से बचाता है। सन की ये सबसे खतरनाक यूवी रेज होती है जो कि स्किन कैंसर करती है, बहुत सारी बीमारियां करती है, ये सबको बचाता है, ठीक है। इट ऑब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन, को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पे आ ही नहीं पाता है, और उसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, राइट। सो वो काम है ओजोन लेयर का। सो नेक्स्ट हम आता है ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन यानी कि बिगड़ना, टूटना, बिखरना। ओके, सो द ओजोन लेयर बिकम थिनर ड्यू टू CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, AC में यूज होता है। जितना ज़्यादा रेफ्रिजरेटर यूज किया उतना ज़्यादा CFCs, जितना ज़्यादा AC यूज किया उतना ज़्यादा CFCs। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा CFC होगा तो उतना ज़्यादा O3 हमारा ओजोन लेयर क्या होगा, खराब होगा, और जितना ज़्यादा खराब UV रे उतना ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा UV रे आए उतना ज़्यादा बीमारी, उतनी ज़्यादा स्किन कैंसर। सो बहुत डेंजरस बात हो जाएगी, राइट। ओजोन डिप्लीशन जो होता है पतला होते जा रहा है क्योंकि CFCs बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो AC रेफ्रिजरेटर ज़्यादा चल रहे हैं। अगर ओजोन डिप्लीशन हुआ तो UV रे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ पे आएगी सन से, स्किन डिजीजेस होंगे, आई डैमेज होंगे, हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल, ये सारे काम खतरनाक होते हैं। इसीलिए हमको CFCs को कंट्रोल करना चाहिए, राइट, कम से कम यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और इसका सोल्यूशन, अल्टरनेटिव्स ढूंढना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेस्ट। वेस्ट क्या है, जो हमारी किसी चीज, कोई भी चीज़ हुआ जैसे कि हमें कोई काम नहीं है, राइट, वो मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, दैट इज वेस्ट। सो वेस्ट इज अनवांटेड मटेरियल दैट इज थ्रोन अवे, जो कि हम फेंक दें। सो दो टाइप्स का वेस्ट होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। सो देखो बायोडिग्रेडेबल यानी कि इसमें अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दे, बैक्टीरिया, फंगी डाल दे, तो ये सारे डिग्रेड करके उसको तोड़ के, उसको तोड़ के छोटा छोटा बना दीजिएगा। जैसे कि किचन वेस्ट, फ्रूट पील हो गया, राइट, किचन वेस्ट, लीफ हो गया, पेपर हो गया, ये सारे को अगर हम ऑर्गेनिज्म ऐसे ज़मीन में फेंक दे, वहाँ पे पानी पड़ेगा, धूप आएगा, बैक्टीरिया सब आएंगे, फंगी आएंगे, इस सबको सरा देंगे, मस्त सरा के मस्त मैन्योर बना देंगे। वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो कभी सड़े ही ना, सालों साल तक वैसे का वैसे ही रहे, के नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, इसको किसी भी बैक्टीरिया को दे दो, किसी भी बैक्टीरिया के हवाले कर दो, ये ना मरेंगे ना सड़ेंगे, सब दूसरे को सिर्फ हार्म करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 3 Rs। वेस्ट के बाद 3 Rs। देखो 3 Rs यानी कि फर्स्ट वाला R इज फॉर रिड्यूस, राइट, सेकेंड R इज फॉर रिड्यूस हो गया, रीयूज, और थर्ड R इज फॉर रिसाइकल। ये याद रखने वाली बात है। सो सबसे पहले हम रिड्यूस देखेंगे। रिड्यूस मतलब कि हम जितना चाहे उतना कम रिसोर्सेस यूज करें, है ना। रीयूज यानी कि हमें जो जैसे कि हम एक बॉटल खरीद रहे हैं, कांच में कुछ है, तो उसको हम किचन में यूज़ कर सकते हैं एज समथिंग स्टोर करने के लिए, राइट। रिसाइकल यानी कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, है ना, किसी भी चीज़ को अगर फेंकने लायक है उसमें अगर हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, दैट इज रिसाइकल। सो ये तीनों R का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ये था वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ देखेंगे अब हम, जैसे कि मैंने बताया था। सो डिफाइन इकोसिस्टम। सो एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ वन अनदर एंड विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V इन योर ब्रेन, ओके, and in your exam answer sheet also, right. So question number 2 देखते हैं, what is food chain, give one example. So a food chain is a sequence of organism through which food and energy are
फूड। एग्जाम्पल की बात क्या है, फूड चेन कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट लिखा है, ग्रास, देन ग्रास ऊपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, ईगल। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया फूड चेन का। अगर फूड वेब दिया होता तो 2-3 लगा देते आप, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम? डिकम्पोजर का रोल क्या है इकोसिस्टम में? सो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक टू द सोइल। देखो सोइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एज वी मूव हायर इन ट्रॉफिक लेवल बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस। याद रखने वाली बात है, एनर्जी फ्लो डिक्रीजेस, ठीक है ना। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे बढ़ेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज होगा और एनर्जी फ्लो डिक्रीज होगा। बात सिंपल सी है, बोलिए समझ आया कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, वाई इज एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में क्यों जाता है? सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर्स। देखो एनर्जी फ्लो पहले सन से प्रोड्यूसर में जाता है, उसके बाद कंज्यूमर जाता है, ठीक है। और ईच ट्रॉपिक लेवल में सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एंड कैन नॉट बी रीयूज। देखो हीट की तरह यूज हो जाता है और यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। स्टेट वन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है? क्योंकि ये हमारे स्किन को बचाता है फ्रॉम यूवी रेज, सो इट अब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आप ये लिख के आराम से 5 में 5 ला सकते हैं, 2 मार्क्स का है तो 2 में 2 ला सकते हैं, 1 मार्क्स का है तो 1 में 1 ला सकते हैं, जितना है उतना ला सकते हैं, राइट। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंशिएशन। सो बायोडिग्रेडेबल ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉट ब्रोकन डाउन इजिली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है बायोडिग्रेडेबल, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल कॉज पॉल्यूशन। याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R's यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब यूज फ्यूअर रिसोर्सेज, जितना हो सके कम से कम यूज करे, जितना हो सके अगेन एंड अगेन यूज करे, और जितना हो सके वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करे। दैट इज 3 R's। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट आर प्रोड्यूसर, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। देखो प्रोड्यूसर क्या है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो इसका आंसर क्या है, प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अगर प्रोड्यूसर होंगे ही नहीं तो हमको खाना नहीं मिलेगी बाबा। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड फूड एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिज्म। देखो अगर प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट नहीं है, लाइक दुनिया में नहीं है, तो धरती पे होगी ही नहीं कुछ भी, राइट। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, जो भी प्रोड्यूसर्स है जो डायरेक्ट सन से सनलाइट लेके खाना बनाता है, अगर वो ही नहीं रहे तो हम कहाँ से रहेंगे? क्योंकि हम तो सारे डिपेंडेंट है, हेट्रोटॉपिक है, वही तो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज फूड वेब? अ फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। जब भी नेटवर्क की बात आए फूड चेन्स की, उसको ही फूड वेब कहा जाता है। सो स्टूडेंट ये था सबसे पहले तो आप अपने लिए क्लैप कीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 13 सक्सेसफुली कवर कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आई है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रही है अभी तक। अगर डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स आपके सभी के लिए ओपन है, हम जरूर से आंसर देंगे। एंड आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ सॉल्व कीजिए रेगुलरली विद NCERT, एंड साथ ही साथ मैंने जो नोट दिया उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।